चलिए, इस बार गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी को जो परेड होती है वो हमारा हुआ 75वें क्रमांक का। किसके लिए? 75वें क्रमांक का हुआ है, जिसमें 3 जो पुरस्कार बांटे जाते हैं झांकियों के, उनके बारे में वर्णन किया गया है। 3 दिन तक ये जो हमारे पास गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम चला इस बार, वो चला कितने दिन का? 3, 26, 27 और 28 तक चला। प्रथम पुरस्कार मिला है उड़ीसा की झांकी को, द्वितीय पुरस्कार मिला है गुजरात की झांकी को, और तृतीय पुरस्कार मिला है तमिलनाडु की झांकी को। याद रखिएगा, पेपर में बहुत मैंडेटरी होता है कि ये पूछा जाता है कि प्रथम पुरस्कार कहाँ की झांकी को मिला, तो उड़ीसा की झांकी को मिला। फिर पूछता है कि चीफ गेस्ट कौन था, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे। मुख्य अतिथि ये कौन थे बेटा? तो ये हमारे पास थे फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी, इमैनुअल मैक्रोनी। ये हमारे पास फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो कि हमारे इस बार 75वें गणतंत्र दिवस 2024 के हमारे मुख्य अतिथि हुए। एक्चुअल में जो गणतंत्र शब्द है, रिपब्लिक जो वर्ड है, वो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रांस के साथ हमारा टाई अप है कि देखो भाई, हम हर 26 जनवरी को किसी न किसी देश से किसी न किसी आदमी को अतिथि के रूप में बुलाएंगे, मुख्य अतिथि के रूप में। और अगर कोई देश आने से मना कर देता है तो अंततः आपको आना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जिस साल भारत किसी को नहीं बुलाना चाहता या भारत में कोई आना नहीं चाहता, तो फिर कौन आएंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ही आएंगे। ये तो इमैनुअल मैक्रोन नहीं आएंगे तो फ्रांस के राष्ट्रपति ही आएंगे। दूसरी बात, उनको इस बार बुलाना जरूरी था क्योंकि हमारे गणतंत्र दिवस का 75वां साल हो गया। तो 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं। इसलिए भी कारण था कि हमने किसको बुलाया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी को। और उसका प्रथम पुरस्कार पाया बेटा किसने? तो उड़ीसा ने पाया, उड़ीसा की झांकी ने पाया है। क्लियर है ये? चलिए आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हुए थे। क्लियर है ये? चलिए अब देखिए, जो हमारे पास भारत का बहुत बड़ा सेतु बना हुआ है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, HTML, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, वो नाम कुछ गलत दिखा गया बेटा, ये उल्टा होगा ना। यहां पे हमारे पास होगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, वो MTHL होगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। वो HTML लिखा गया, वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, वो नहीं है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक हुआ है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम रखा गया है अटल सेतु। इसका उद्घाटन किया है किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है। इसकी कुल लंबाई है बेटा 21.8 किलोमीटर। उद्घाटन हुआ 12 जनवरी 2024। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। क्लियर है ये? इसकी लंबाई का लगभग ना 15 किलोमीटर के आसपास समुद्र में रहेगा, बाकी का 5-5.5 किलोमीटर के जो आसपास है वो आपकी जमीन पे रहता है। ये क्या करता है? तो नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई के साथ जोड़ने का काम करता है। दिन भर में इस टनल से 40,000 गाड़ियां आसपास होने का प्रोसीजर रखा गया है। कहने का मतलब है कि 4-5 घंटे की यात्रा को आधे घंटे में कन्वर्ट कर सकता है, आधे घंटे से भी कम, क्योंकि 21 किलोमीटर है, 6 लाइन वाली एक्सप्रेसवे है। तो बड़ी गाड़ियां तो इस पे जाएंगी और उस पर उतर जाएंगी, लगभग 10 से 15 मिनट ही लेना चाहिए उसको। क्लियर है ये? तो भारत की सबसे बड़ी जो समुद्री पुल बना है वो बना है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नाम है उसका अटल सेतु। कुल लंबाई है उसकी 21.8 किलोमीटर। क्लियर है ये? भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। और अगर नदी से पुल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र पे, असम पे बना हुआ है डोला सदिया पुल। कौन सा पुल बना हुआ है? डोला सदिया पुल बना हुआ है, वो सबसे लंबा नदी पुल है। चलिए नेक्स्ट, यहां से हम लोग आज भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है उसको देखेंगे। सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स। इंडेक्स होता क्या है? इंटरनेशनली कई संस्थाएं होती है, वो दुनिया भर के देशों 100, 150, 200, 294 देश है, उन सभी देशों में क्या करती है? तो सभी देशों पे रिसर्च करके एक इंडेक्स जारी करती है, एक लिस्ट जारी करती है कि कौन पहले नंबर पे है, कौन आखिरी नंबर पे है।
तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि एक्सपीरियंट होने के नाते कि सर लिस्ट कौन सी है, पहले नंबर पे कौन है, आखिरी पे कौन था, और भारत हमारे देश का स्थान कौन से नंबर पे है। ये 3 कंटेंट ही पूछे जाते हैं। तो उन सूचकांकों के बारे में देखिए। पहला दिया हुआ है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। ठीक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें बेटा कुल 146 देखो देशों की रैंकिंग की गई थी। कितने की? 146। और इसमें जून 2024 में हुआ, ये प्रथम स्थान पर रहा है आइसलैंड। भारत का स्थान रहा है 129वां, और इसमें अंतिम स्थान पर रहा है सूडान। याद रखिएगा, विश्व लैंगिक सूचकांक 146 देशों में होता है, भारत का स्थान रहा है 129वां, पहले पर आइसलैंड और अंतिम पर रहा है सूडान। देखो जब भी इंडेक्स पढ़ते हैं ना, तो बहुत बड़ा क्या है बेटा, एक समस्या ये है कि इस इंडेक्स का मानदंड ये है कि एक देश जिसकी आबादी 3000 है, उसको भी भारत जैसी विशाल आबादी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो बेटा उनकी प्रॉब्लम्स अलग, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस अलग, उनकी परेशानियां अलग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन और परेशानियां अलग अलग होती है। अब उसके साथ कंपेयर कर दिया जाता है और दुनिया में हमारी रैंकिंग दिखाई जाती है 129 पर दिखाई जाती है। ठीक है, किस दिखाई जाती है? 129 पर दिखाई जाती है। और आइसलैंड जैसे छोटे देश, जैसे आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सब क्या है? तो उनकी जनसंख्या 1 लाख नहीं है, उसका क्या कंपैरिजन हमारे देश से? लेकिन कंपैरिजन को पढ़ा जाता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में कुल 143 देशों का इंडेक्स में नाम आया, जिसमें से प्रथम पर आइसलैंड, अंतिम में सूडान, और भारत का क्रम 129वां। ठीक, अब देखो ना, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत का क्रम 134-35 के आसपास है और बांग्लादेश का 93 के आसपास है। अब एक बात बताओ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, वहां पे डेली कितने लाख लोग, हजार लोग मारे जा रहे हैं, लोग पलायन करके फिर भारत आ रहे हैं। जैसे 1971 में भारत आए थे, भाग भाग के भारत आ रहे हैं, और उसका रैंक क्या है? तो 93 है। और हम लोग भारत में तो कहां दंगा हो रहा है? कुछ हो रहा है? सब शांति जी खा रहे हैं। हमारा इंडेक्स में नाम 134वां है। अच्छा रैंक नहीं होता, बुरे से बुरा रैंक होता है। तो ये सब खाली देखने वाली की बातें हैं, एग्जाम में पढ़ लेना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में आया बेटा मार्च में। इसमें कुल 180 देशों की रैंकिंग की गई है। भारत का स्थान है 159वां और प्रथम स्थान पर रहा है नॉर्वे। मतलब किस देश की मीडिया को कितना ज्यादा फ्रीडम मिला हुआ है, तो भारत की मीडिया जो है इसे पीछे से आती है 159 पे। मतलब हमारी मीडिया का जो रेशियो है काफी खराब है। और सबसे अच्छा कौन सा है? तो नॉर्वे। पहले पे आपको 2 ही 4 नाम मिलेंगे, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, सुंदर बात, यही 4 नाम मिलेंगे। और भारत आपको इधर वेरी करते मिलेगा। तो कुल 180 देशों की रैंकिंग में विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत क्रम है 159वां, लैंगिक वाले में 129वां, है कि नहीं? ऐसी बस याद रखना होता है। यहाँ पहला नॉर्वे है सर, वहां पहला कौन सा है? तो आइसलैंड है। आइसलैंड एक ऐसा देश है कि उस देश में मरना मना है, उस देश में आप मर नहीं सकते, उस देश में मरना कानूनन अपराध है। अरे छोटा सा देश है, वार्ड क्रमांक 18 कितना बड़ा, अब वहां पे मर जाते हो ना। समस्या ये है कि वहां पे आइस है, दफना नहीं सकते। लाश से क्या होगा? उस लाश से कीड़े मकोड़े फैल जाएंगे और बीमारियां फैल जाएगी। तो उस देश, हमारे देश में एक सरकारी अस्पताल में जितने आदमी भर्ती होते हैं ना एक दिन में, उतना उस देश की जनसंख्या है। अब सबको बीमारी हो गया तो देश ही साफ हो जाएगा। इसलिए उस देश में मरना गैर कानूनी है ना? चूहे एक बार खाकर मरे बाहर जाकर, वरना केस हो जाएगा मरने के बाद भी। चलिए, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट अप्रैल में आई बेटा, जिसमें भारत को मिला है पहला स्थान। भारत विश्व में जनसंख्या पर पहले स्थान पर पहुंच चुका है। भारत की जनसंख्या अनुमानित 144.17 करोड़ हो चुकी है। क्लियर है? ये 144 करोड़ से ऊपर भाग चुकी है हमारी जनसंख्या। याद रहेगा ये? चलिए नेक्स्ट, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जो हमारे पास है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि कहां की एयर कितनी अच्छी है और कितनी खराब है उसके बारे में बताया है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश है बांग्लादेश। अगर अपन बात कर ले किस देश की हवा सबसे ज्यादा खराब है, तो वो देश है हमारा बांग्लादेश। इसको ना यूरोपियन कंट्रीज के जहाजों का कर्मगाह बोला जाता है बांग्लादेश को। जिस देश में बड़े बड़े जहाज को डिसेंबल करना होता है, वो कहां भेज देते हैं? उसको बांग्लादेश को भेज देते हैं, क्योंकि कबाड़ खाना, वहां ले जाओ
और जहाज को निकाल के पैसा कमा लेना, लेकिन गंदगी भी तो आप झेलोगे उन जहाजों से निकली हुई। फिर विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है दिल्ली, और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है बेगूसराय बिहार। मतलब एकदम टॉप पे चल रहे हैं हमारे। अगर देश की बात करें तो सबसे प्रदूषित बांग्लादेश, अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली, और अगर शहर की बात करें तो बेगूसराय। सबसे खराब हवा वाले हैं। चलो, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स WHI 2024 के अनुसार पहले स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। बताया था ना, आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, बस इसी के चलता है। तो बेटा फिनलैंड रहा है पहले स्थान पर, और भारत का क्रम रहा है 126वां। थोड़ा सा रिवीजन पर डाले, लैंगिक वाले में पहले नंबर पे आइसलैंड, हम 129वें में। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देश, पहले नंबर पे नॉर्वे, हम 159वां, है कि नहीं? और यहाँ पे दिया हुआ खुशहाली सूचकांक, तो खुशहाली वाले में हमारा क्रम मिला है 126वां, और फिनलैंड कौन से नंबर पे है? पहले पे। आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इन लोग क्या करते रहेंगे? टॉप करते रहेंगे। चलिए, विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक, वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में जो सबसे कम कहां बेटा? तो डेनमार्क में। कहां पे है? डेनमार्क में। ये भी छोटा सा देश है। सबसे कम अगर कहीं पे भ्रष्टाचार है तो कौन है वो? डेनमार्क में। अंतिम कौन है? सोमालिया। ये सोमालिया लिख दिया हुआ, एक्चुअली क्या है वो? सोमालिया है। क्या बेटा उसका नाम? सोमालिया कर लेना, सोमालिया। सबसे जो ज्यादा भ्रष्टाचार कहां पे? तो सोमालिया पे। वही सूडान के आसपास वाला देश है, और भारत का रैंक है इसमें 93। भारत का रैंक है 93, हम 93 नंबर पे है। ये अच्छा रैंक नहीं होता है ये भ्रष्ट देशों में। मतलब पहले नंबर पे अगर डेनमार्क है तो भ्रष्टाचार के क्रम पे हमारा क्रम कौन सा? तो 93 नंबर पे है। क्लियर है ये? चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये बेटा एक इंडेक्स होता है जिसके तहत क्या किया जाता है कि दुनिया भर के देशों के पासपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है कि दुनिया में 194 देश हैं, 194 देश हैं। ठीक, अब पासपोर्ट का पावर क्या होता है? तो पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों हमारा पहचान पत्र है, पर आधार कार्ड हमारा राष्ट्रीय पहचान पत्र है, और पासपोर्ट है जो इंटरनेशनल पहचान पत्र है। अगर मैं जाके पाकिस्तान में दिखाऊंगा कि ये ले मेरा आधार कार्ड, तो बोलेगा मैं क्या करूं इसका? उसको इस टेक्नोलॉजी बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर पासपोर्ट दिखलाऊंगा तो पासपोर्ट जाके वेबसाइट में डालेगा ना, तो इंटरनेशनली किसी भी आदमी के नाम से पासपोर्ट बना हुआ है, उसके बारे में जानकारी उस देश में अवेलेबल हो जाएगी, किस देश से आया, कहां से आया, किस गली मोहल्ले गांव में रहता है। इसको बोलते हैं बेटा पासपोर्ट। पासपोर्ट की पावर कैसे पहचानी जाती है? तो आप अपने देश से, अपने देश के पासपोर्ट से कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हो, इसको बोला जाता है पासपोर्ट की पावर। तो यहां पे देखिए नाम बता दिया हूं मैं। प्रथम रैंक की बात करूं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। कितने देश हुए मेरे पास? सर 1 2 3 4 5 और 6। 6 देश कौन कौन से हो गए? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके नागरिकों को किसी भी देश में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। कितने देशों में? 194 देशों में। ये सारे के सारे देश बोलते हैं कि अगर कुछ फ्रांस का आदमी आया, जर्मनी का, इटली का, जापान, सिंगापुर, स्पेन का आया है, मतलब ये अच्छे लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं, तो ये हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। इसलिए 94 के 94 देश इन सभी को अलाउ कर देते हैं कि हमारे देश में आइए, आपको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत का रैंक है बेटा कितना? तो 80। कौन कौन पहले नंबर पे है? सब फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। भारत का क्रम कौन सा है? तो 80वां। इसको याद रखना है। पहले क्या होता था? पहले नंबर पे केवल जापान चलता था, अब 6 शामिल हो गए। कौन कौन से? तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। भारत का क्रम है 80वां। भारत को केवल 60 देशों में पहुंच है। 60 ऐसे देश है उन 194 देशों में जहां पे अगर मैं भारत का पासपोर्ट लेकर चले जाता हूं तो मुझे वहां की वीजा की आवश्यकता नहीं है, और सीधा एंट्री दे देंगे। जैसे कि अगर आप लोग जाना है इंडोनेशिया घूमने के लिए, थाईलैंड घूमने के लिए, तो वहां पे वीजा नहीं लगेगा हम लोग को। चुपचाप थाईलैंड का टिकट कटाओ, अपना पासपोर्ट पकड़ो और फ्लाइट बैठो, निकल लो। थाईलैंड में जैसे उतरोगे एयरपोर्ट पे आपके जांच वगैरह करके आपको घूमने का वीजा दे दिया, घूमते रहो आराम से, क्योंकि पता है भारतीय आया है तो कुछ पैसे लेकर आया होगा थाईलैंड में घूमने के लिए,
इंडोनेशिया में घूमने के लिए पैसा खर्चा करके आएगा। लेकिन अमेरिका में आपको एंट्री नहीं है। अमेरिका के लिए खूब सारे एग्जाम दोगे, इंग्लिश सीखोगे, इंटरव्यूज वगैरह होंगे, वहां काम क्या है, वहां की सरकार परमिशन देगी तो एंट्री मिलेगा। पाकिस्तान में एंट्री है क्या? तो तारों के बीच से, जैसे बजरंगी भाईजान गया था, डायरेक्ट एंट्री नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें हैं बेटा। हमको कितने रैंकिंग कितनी मिली है? तो सर 80, और कितने देशों में पहुंच हमारे पास? 60। 61 हो सकता था, मालदीव के साथ हमारे संबंध खराब हो गए। क्या हो गए? मालदीव के साथ हमारे संबंध खराब हो गए, वरना हमको 61 देशों में क्या थी? तो एंट्री थी। क्लियर है? ये समझ में आया पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, किस देश के पास कितना फायर करने की क्षमता है, इस बात से इसको याद रखना। किस देश की सेना कितनी ज्यादा मजबूत है, किस देश की सेना कितनी ज्यादा मजबूत है, इसके बारे में जो रिसर्च जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, वह ग्लोबल क्या बोलते हैं? फायर पावर इंडेक्स। सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है रूस, तीसरे पे है चाइना, और चौथे पे है भारत। पहले पे कौन है? अमेरिका, रसिया, चाइना और भारत। भारत का क्रम बेटा चौथे नंबर का है। चलिए, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024, देखिए जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में पहले क्रम पे कौन है? डेनमार्क। बताया ना, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, ये 4 देश है जो लीड करते रहते हैं। तो पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क। भारत का क्रम इसमें अच्छा है कि भारत का क्रम कितना है इसमें? तो 7वां है। ठीक, कुल देश है बेटा इसमें कितने? तो 63 है। आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें सिर्फ 60 देश को शामिल क्यों किया गया है? जो बहुत ज्यादा विकसित देश हैं वो इसमें भाग ही नहीं लिए, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी जो है ना, चाइना, ये सब इसे भाग नहीं लिए। क्यों? जलवायु परिवर्तन सूचकांक मतलब ऐसा अपने देश में आपको नियम कानून लाना है कि जिससे हमारा जो बोलते हैं ना कि क्लाइमेट ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको नियम लाने हैं। जैसे कि हमारे घर में घर में देखे होंगे स्प्लेंडर का BS4 मॉडल आया, डायरेक्ट BS6 आ गया, जिसमें 4 प्लग होते हैं। हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पे सरकार खूब जोर दे रही है और खूब सब्सिडी देती है। क्यों दे रही है? गवर्नमेंट का कहना है कि कम से कम वायु प्रदूषण करना है। ठीक है, एसी हुआ महंगा कर दिया है। क्यों? एसी लोग कम चलाए। दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं कि मतलब क्या करना है? क्लाइमेट को रोकना, चेंज होने से रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के काम करना है। तो वो देश सामने आ गए जो जिम्मेदार थे, वो देश सामने आ गए जिनके ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। अमेरिका सामने नहीं आया। क्यों? दुनिया में जितना गंद अमेरिका मचाता है, दुनिया में कोई नहीं मचाता। आदमी घर में 1 है, कार 5 है, घर में 4 आदमी रहते हैं, 12 एसी चल रहा है। हमारे यहाँ तो पूरे मोहल्ले में तो एसी नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ा जिम्मेदार कौन है? ज्यादातर अमेरिका है। अगर अमेरिका इस ग्रुप में शामिल होता है तो उसको कई सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी, जो वहां के लोगों को द्वारा गुजरेगी। अब हमारे जीवन में आज एसी नहीं है, कल भी नहीं होगा, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका के जीवन में आज 5-5 एसी एक आदमी के ऊपर चल रहा है। अगर 2 एसी बंद कर दूंगा, नानी याद आ जाएगी उनकी, जो गोरे गोरे बने घूमते हो, काले काले हो जाएंगे वो लोग। इसीलिए अमेरिका अपने देश के लोगों और अपने ग्रोथ को कम ना होने के लिए इसमें शामिल नहीं हुआ। इसलिए देशों की संख्या क्या है इसमें? कम है, 63 है। समझ आ रही बात? तो पहले नंबर बेटा हमारे पास वायु प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण सूचकांक में डेनमार्क और 7वें पे कौन है? तो भारत। भारत को बहुत नशा चढ़ा हुआ है, इसीलिए हर चीज किसका आ चुका है? बैटरी 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 बैटरी। कार ले रहे, किसकी ले रही? बैटरी। स्कूटी ले रहे, बैटरी। अब बाइक भी किसका आ रहा है? तो बैटरी का आ रहा है। काहे के लिए? धुआं कम करना है, धुआं कम करना और कैसे भी खत्म कर देना है। 2030 तक मान लीजिए कि रोड में चलने वाली 30 से 35% गाड़ियां किसकी होंगी? तो बैटरी की। चलिए, सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री बेटा हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिप्री, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल पीस रिसर्च स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल, सॉरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इसके अनुसार ये क्या करता है? ये जानकारी रखता है कि कौन सा देश कितने हथियार बना रहा है, किस प्रकार के हथियार बना रहा है, और कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है। तो आज से 2 साल 3 साल 2 साल पहले दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार को आयात करने वाला देश कौन सा था? तो भारत। फिर कौन हो गया? सऊदी अरेबिया।
और फिर पहले नंबर पर कौन आ गया है? भारत। अब भारत में दुनिया में, भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार को आयात करने वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। समझ में आ रही बात? चलिए सिपरी जारी करता है उसको, बस इतना ही बेटा हमारे पास। ठीक, चल।